रेणु जी, अभी आपने कहा कि नेता जो हैं, चाहे हजका के नेता हो या एनएलओ के नेता हैं, वो अपने पूर्वजों का, अपने वृद्ध बुजुर्गों को के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भव्य बिश्नोई की आपने रैली की बात की। भव्य बिश्नोई ने एक बयान और दिया था उस रैली में जनता के सामने कि आप प्रदेश के सीएम के चेहरे को देखकर वोट दें। तो ये बात अगर बीजेपी पर लागू हो तो जनता क्या देखे? देखिए, भव्य बिश्नोई अभी बिल्कुल स्टेप इन किया है उसने पॉलिटिक्स में, भले ही वो राजनीतिक परिवार का बच्चा है, फिर बात वही आ जाती है परिवार। बिल्कुल ठीक है, वजनदार बात का जवाब मैं मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ, मैं आपकी इस बात को भी जवाब दूंगी। मैं मानती हूँ भव्य ने ये बात, परंपरा नहीं है, मैं इस बात को मानती हूँ कि भव्य जी ने ये बात, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ लेकिन जो कहा उसका जवाब क्या? उनकी पार्टी अपना नेतृत्व तय करके चल रही है, उस मुताबिक वो अपना चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया हुआ है। कांग्रेस अपने हिसाब से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है। भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, कब बनाती है, कैसे सोचती है, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। इसमें किसी और पार्टी को ना तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ना उनको दखल होना चाहिए, क्योंकि हर कोई पार्टी अपने तरीके से नीति बनाती है। हर चुनाव की अलग नीति होती है, हर प्रदेश की अलग नीति होती है। और आपने 2 दिनों से आपके ही चैनल पर मैं देख रही हूँ, हमारे जो प्रभारी हैं कैलाश विजय जी, उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा वो विधायक चुनेंगे और 1 घंटे के अंदर हम विधायक तय कर लेंगे। तो इस बात के ऊपर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी पार्टी को इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का विषय है, इसमें आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आता। सम्मान करना ठीक है, हमारे धर्म में आता है, ठीक है। और बीजेपी की जो लोग हैं, मनमोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनसे भी एक प्रार्थना करूंगा कि आप इतने वरिष्ठ हो गए, बूढ़े हो गए, तो क्या हम इस बात के लिए आपका सम्मान करना छोड़ दें कि आप वृद्ध हो गए हैं? क्या आप ना ये बात को नहीं सकते? ये बेकार, मैंने आप मेरे बड़े भाई हैं, ये बात अलग है। तो अच्छी बात, आप मेरे प्रदीप जेलदार जी, रेणु जी हो गया, जवाब आपका पूरा हुआ। अभी मैं प्रदीप जेलदार जी के पास जा रहा हूं। प्रदीप जी, समान विकास आने वाले चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप, हुड्डा सरकार के ऊपर यह आरोप लगता आया है कि उन्होंने सिर्फ रोहतक का विकास किया, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, और तमाम पार्टियां ये जानना चाहती हैं कि ये आने वाले विकास चुनाव में जो है कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इस पर मैं सबके पास आऊंगा, पहले आपका जवाब प्रदीप जी। मगर एक बात है कि साथी हमारे सुनने की भी कैपेसिटी रखें, मेरे अनुरोध है इन साथियों से। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सटीक सवाल पूछा है। हमने यहाँ विकास किया हरियाणा के अंदर, और जो आप कहते हैं कि आपके ऊपर भेदभाव का जो आरोप लगता है कि रोहतक में काम हुआ, ये जो विपक्ष है वो मुद्दा हीन विपक्ष पार्टी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज हरियाणा को नंबर 1 ले जाने में हरियाणा कांग्रेस की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदीप जी, हरियाणा के आपको याद दिला दूं कि प्रगति की तरफ, प्रदीप जी से एक बात प्रगति की तरफ, हरियाणा प्रदेश में कल मुख्यमंत्री का जन्मदिन नहीं, मैं तंवर जी आपसे आपकी शैली में बात करना चाहता हूँ। देख विडम्बना, मैं तंवर जी से बात करना चाहता हूँ, तंवर की शैली में मेरा अनुरोध है, मैं आपकी शैली में आपका जवाब देना चाहता हूँ कि अब चिड़िया नहीं, देखिए माफ कीजिए, मुख्यमंत्री हालात जन्मदिन बनाकर करोड़ों का विज्ञापन देकर आपकी हालात यहाँ नहीं, ये व्यक्ति होते हैं सुन रहे मैं आपकी बात का जवाब प्रदीप वेदपाल जी सुनिए, मना रहे हैं जन्मदिन का, आप सुनिए। हाँ, वेदपाल जी जो वेदपाल जी की बात का जवाब मत दीजिए, बात कहीं और जाएगी, आज की डिबेट बात कहीं और जाएगी। वेदपाल, आप वेदपाल जी की बात का जवाब मत दीजिए। कांग्रेस और हजका में सिर्फ प्रदीप जी, आप सिर्फ ये बताइए, आपने कहा कि प्रदेश नंबर 1, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी कोर्ट ने भी कमेंट किया था हुड्डा सरकार के ऊपर कि नंबर 1 का क्लेम नहीं कीजिए, आप नंबर 1 की तरह काम भी करना पड़ता है।
प्रदीप जी, नंबर 1 की तरह काम भी करना पड़ता है, अभी कोर्ट का ही कमेंट काम किया हमने। आज हरियाणा में चारों तरफ, चारों दिशाओं, मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जाके देख लीजिए, आप किसान वेदपाल जी कर लीजिए, माफ कीजिए आप, नहीं, अक्षय जी, मैं एक बात रखना चाहती हूँ। आप लोग, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में मुद्दा कितना बड़ा है, समान विकास। नंबर 1 है दलितों को जिंदा जलाना। अक्षय जी, नंबर 1 है। रेणु जी को बोल लेती, वेदपाल जी रेणु जी को बोल लेती। जनता इनके चेहरे पर चुके, जनता जेलदार जी, दूसरों की बात भी सुनने का मादा रखिएगा। जेलदार जी सुन रहे हैं, आपका हमने नंबर 1 थ्योरी सुन ली, दूसरे की बात भी सुनिएगा, दूसरे की बात भी सुनने का मादा नहीं, रखिए। मैंने सुना, आपने बात, आप सुनिएगा, आप बोलिए, अब आप सुनिएगा। आपने हर बात के ऊपर हरियाणा नंबर 1, हर चीज के ऊपर हरियाणा नंबर 1, आपने कभी आंकड़ा लगाया है जो हमारे महिलाओं का पार्टी का हास्य क्या है पे हुआ है? आपने कभी लगाया है अंदाजा कि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हर कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जिसने आपके यहाँ हड़ताल ना करी हो, जिसने आपके यहाँ तोड़फोड़ ना करी हो, चाहे वो कर्मचारियों का मामला था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कर्मचारी थे, हर महकमे के लोगों ने आपके आपका जवाब पूरा होता है। जीवन भरद्वाज जी, महंगा तेल, महंगी रेल, भाजपा बोलती है। जेलदार जी, बस हो गया। जीवन भरद्वाज जी की बात में आ रहा हूँ। जीवन जी, ये चुनाव में, इस चुनाव में जो है समान विकास प्रदेश में, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आप क्या कहेंगे? देश की जनता को धोखा देने की है, पीछे पूछ रहे हैं, उन्होंने धोखा दिया है। वो मार्केटिंग मैनेजर बनकर पीएम का प्रदीप जी, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। माफ कीजिए, सुनिए, आप पैनल में हैं, पैनल में आपको सुनना होगा। आपने 10 साल बहुत सुना नहीं। वेदपाल जी, आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी को बोलने का मौका दीजिए। प्रदीप जी, हो गया। अभी दूसरा रिएक्शन हम लेना चाहते हैं। आप सभी, जब आपका टर्न आए, आपकी बारी आए, आप प्लीज बोलिए। पैनल में हैं हमारे सब मेहमानों का आप ध्यान रखिए, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है उसकी तरफ आप सभी को ले जाना चाहूंगा। सुनने की कैपेसिटी रखें। गलत टिकट वितरण का आरोप लगाया है इस वक्त एक बड़ी खबर, और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि चंद्र भाटिया ने यह आरोप लगाया है। फरीदाबाद में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक चंद्र भाटिया ने बीजेपी कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया है और गलत टिकट वितरण का आरोप लगाया है। इस पर रिएक्शन आपसे रेणु भाटिया जी, आप बीजेपी के नेता हैं और आपकी पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने गलत टिकट वितरण का आरोप लगाया। देखिए, चंद्र भाटिया जी नो डाउट बहुत पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके पिता 2 बार विधायक रहे हैं, चंद्र भाटिया जी स्वयं 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने विचार विमर्श करके ही कोई फैसला लिया होगा, और भारतीय जनता पार्टी यही देख रही है कि किस सीट पर हमारा कौन सा कैंडिडेट निकल रहा है। तो हो सकता है भाटिया जी को, चंद्र भाटिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने ना समझाओ जी। रिजल्ट आने पर फैसला चंद्र भाटिया जी को भी पता लग जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भी। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं। पार्टी ने जो फैसला लिया वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, लौट रहे हैं आपके पास जीवन भरद्वाज जी। प्रदेश में एक समान विकास कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, क्योंकि हमने जवाब जेलदार जी से भी लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा तो नंबर 1 है। कोर्ट ने कमेंट भी किया है कि नंबर 1 का सिर्फ क्लेम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि जनता सब देख चुकी है। जीवन भरद्वाज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हमारे नेता माननीय विनोद शर्मा जी ने एक हरियाणा जन चेतना पार्टी बनाई और 40 साल के बाद कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी बनाई, तो तब समान विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा था नौकरियों में भेदभाव। और उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमीशन को भंग करना चाहिए और इंटरव्यू सिस्टम को बंद करना चाहिए जी। तो आने वाले चुनाव में हमारे विचार से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि वोटर्स को लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ रोहतक के मुख्यमंत्री हैं। और बाकी जितने प्रदेश के जितने भी इलाके हैं उनको इग्नोर किया गया है। बिल्कुल ठीक जी। रेणु जी, आप भी कहना चाह रही हैं? मैं इन जीवन भारद्वाज जी की इस बात से एक लाइन से तो जरूर सहमत हूं कि हुड्डा जी जो हैं पूरे हरियाणा के नहीं, केवल रोहतक तक सीमित रह के मुख्यमंत्री रहे। इसका जवाब आपके चैनल ने स्वयं दिया कई बार। आपके चैनल पर एक कार्यक्रम आता है, मैं उस कार्यक्रम का नाम जी सबको बोलने का मौका दीजिए। आपके चैनल पे ही एक कार्यक्रम दोपहर में मैं देखती हूँ अक्सर। एक आपका एंकर पूरे प्रदेश में राउंड ले रहा है और सब जगह का जायजा ले रहा है। तो जब वो
रोहतक पहुंचे तो वहां के लोगों ने स्वयं ये बात कही कि हमें बहुत सुविधा है, ये वो सारी बातें उसने बताई। और आप ये देखें कि उसके आसपास के भी जितने क्षेत्र हैं ना, रोहतक से जैसे ही आप निकलेंगे दूसरे जिले में पहुंचेंगे तो वहां ऐसे देखना पड़ता है कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिजली की वहां कमी, किसानों को वहां नुकसान। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने खास तौर से आपने उठाया है, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे तो ऐसे लगता है कि चलिए इसके अलावा अभी हम लौट रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है दोनों सीएम साहब ने, आप सबके पास लौट रहे हैं अभी इस वक्त। मैं 1 मिनट बात करूंगा कि IIT खोलने का काम किया और कार्गो के दो एयरपोर्ट जो भिवानी का हक था वो सदन में खोलने का काम किया। ये सब हम बिल्कुल, और उनकी सारी हालात हम नहीं, ये मुद्दे बहुत होते रहे, तमाम पार्टियां इन मुद्दों को उठा रही हैं। अब होगा और वो जनता एक सवाल आप सभी के लिए बहुत जरूरी, बहुत लाजमी यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहती हूँ। मुझे ये सारी व्यवस्था देख के ऐसे लगता है, जब ये नाम आता है कि मुख्यमंत्री केवल रोहतक ये सवाल आता है कि हुड्डा साहब ने केवल दीपेंद्र के लिए काम किया ताकि उसकी हुड्डा जी के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न आप सभी के लिए, आगे भी प्रश्न है, कहीं ना कहीं। चलिए जेलदार जी, रेणुका जी, अभी आगे भी सवाल अभी हमारे बाकी हैं, आप इसी मुद्दे पर नहीं उलझना है। मनमोहन जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज। मैं इसी बात पे कहना चाहता हूं, जनता ने टिप्पणी कर दी उनके ऊपर। ठीक है, आगे भी आप जवाब दीजिएगा, अभी बहुत जवाब ले रहे हैं जेलदार जी, आगे भी प्रश्न बाकी हैं, अभी सवाल। चलिए ये है, आप नहीं बोल रहे, वेदपाल जी, ये मानता हूं, सुन लीजिए। हाँ मनमोहन जी बोलिए। देखिए बात ये है, मैं ये मानता हूं कि ये प्रचार हो रहा है कि सिर्फ रोहतक का विकास हुआ है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वेदपाल जी, ये दुष्प्रचार है, ये सिर्फ एक वातावरण बनाने की बात है। और सच्चाई तो ये है कि जो मुख्यमंत्री बना है उसने अपने एरिया का विकास किया है। क्या ये गलत नहीं है, सच नहीं है कि बंसीलाल जी के वक्त में भिवानी का विकास हुआ था? चलिए, माननीय भजनलाल जी ने आजमपुर का कृपा दृष्टि की, देवीलाल जी ने सरसा और हिसार को आगे बढ़ाया। देखिए 19-20 का फर्क होता है। चलिए ये मुद्दा, ये कुल मिला के मनमोहन जी, समान विकास आने वाले चुनाव में मैं उसी बार आ रहा हूं, बड़ा मुद्दा रहने वाला है। नहीं, एक प्रश्न और है, उस पर आना चाह रहा हूं। एक प्रश्न और है मेरे पास। मैं मनमोहन जी की बात करूंगा कि रोहतक के किसान को 34 लाख रुपए मुआवजा मिलता है और अंबाला के किसान को 12 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। कितना फर्क है? समान आप बात कर रहे हैं, इसको समान अंबाला के कोई फर्क नहीं है, सभी पार्टी के पास मुद्दा है, सभी पार्टी के पास मुद्दा है। जीवन भारद्वाज जी, आपके पास में आ रहा हूं, और एक बड़ा सवाल जो अभी हमारे सभी पैनलिस्ट के पास हम लेकर जाएंगे से कि वंचित वर्गों का हक दिलाने के लिए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? भारद्वाज जी। हम शुरू से ही, हमारी हरियाणा जनचेतना पार्टी शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए, उनके हक के लिए लड़ते रहे हैं। जब से पार्टी बनी है हमारी यही प्रायोरिटीज रही हैं कि वंचित वर्गों को जो उनको हक नहीं मिला पिछले 10 सालों में, उनको हक दिलवाया जाए। अब टिकटों के आवंटन में भी आप देखिएगा कि वंचित वर्गों को पूरा हक दिया जाएगा। ठीक है, आपकी क्योंकि पार्टी जब तक वंचित वर्ग सुखी नहीं होंगे कोई भी प्रदेश कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, रेणु जी कुछ कह रही हैं? देखिए, वंचित वर्गों को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तो राज्य की नींव नहीं मजबूत होगी, क्योंकि इसी वर्ग से उठकर ही सभी लोगों का काम बनता है, चाहे वो राजनीतिक तबके के लोग गिने जाएं, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों या कहीं पर भी काम करने वाले लोग हों। भारतीय जनता पार्टी ने पहली जो शुरुआत की वो घर घर जाकर खाते खुलवाने की, छोटे से छोटे व्यक्ति
व्यक्ति को जोड़ने की, वंचित वर्ग का हक खाया गया आरक्षण में जब आपने मोहर लगा दी। छोटे से छोटे व्यक्ति को जोड़ने खाया गया आरक्षण। कंवर जी देखिए, कंवर जी ये आपकी बात ठीक नहीं है। अगर कांग्रेस की आप बात करते हैं तो मैं आप लोगों पर एक टिप्पणी करना चाहती हूं कि चाहे वो हजका हो, चाहे वो विनोद शर्मा जी की पार्टी हो, चाहे वो दूसरी पार्टी हो, सभी कांग्रेस से निकले हुए अंश हैं और आज कांग्रेस की ही निंदा कर रहे हैं। तो इस बात को आप किस तरह से लेते हैं, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। जहां से आप निकले हैं, जहां की आप पौध हैं, आप वहीं की निंदा करते हैं। इसलिए आपको सुनने का मादा रखना चाहिए कि दूसरी पार्टी क्या अपना काम करना चाहती है। तो वंचित वर्गों को जो भी दूसरी पार्टियों ने ये कहा कि हम इनको मकान देंगे, उनको ये अधिकार देंगे, जो नहीं दिए केवल कागजों तक रह गए, भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारों को एक घर घर जाकर उन अधिकारों को पूर्ण करेगी कि छोटे से छोटे तबके का भी अपना पूरा मकान होना चाहिए, छोटे से छोटे वर्ग की बेटी भी शिक्षित हो, छोटे से छोटे वर्ग का परिवार भी, सभी लोग अपनी रोजगार से जुड़ें और छोटे से छोटे वर्ग में भी हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत बनी है। मैं एक ही बात कहूंगा, इन लोगों ने वंचित वर्ग के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, दलितों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। किन आज लोगों ने? प्लानिंग किन लोगों ने? लोग भी थे। भाजपा थी कहां? भी 7 वर्षों तक सो कॉल्ड कांग्रेस ने राज्य किया, जिसके आप प्रदेश की बात कर रहा हूं और हम स्वयं भुगतभोगी हैं इस वंचित वर्ग की और दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते 9 वर्षों से आप में रहने का काम किया है। आप कह रहे हैं भुगतभोगी हैं, इससे पहले आप कांग्रेस के लोग थे। आज भी 400 घर वाल्मीकि समाज के मिर्चपुर कांड के मेरे घर पे रुके हुए हैं। हमने भी दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, हमने वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ी? हर रोज हम इसी गवर्नमेंट 8-9 उससे पहले आप इसी कांग्रेस का हिस्सा थे जो जिनकी आज आप निंदा करते हैं। जब तक हमने होश संभाला उस दिन से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे नेता भी। भारतीय जनता पार्टी अब आई है, भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों के बाद प्रदीप जेलदार जी, क्या आप हरियाणा प्रदेश में जैसे ही राज्य आएगा लड़ाई खाने का काम किया। आप कौन से जेल में थे? भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों ने लड़ी? जी आप क्या ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में ना तो वजूद था ना आगे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के आपकी पार्टी का क्या वजूद था? आपकी पार्टी का क्या वजूद है हरियाणा में, आप बताएं। आपकी पार्टी का क्या वजूद है? वेदपाल जी माफ कीजिए, क्या प्रदीप जेलदार जी से बात हो पाएगी अभी? आपकी आवाज पहुंच रही प्रदीप जी मेरी? आप भी कांग्रेस से आए हुए अंश हैं, आप भी कांग्रेस से आए हुए अंश हैं। आप इस तरह की बात ना करें, आप भी कांग्रेस का एक टुकड़ा है। जब वेदपाल जी, रेणु जी माफ कीजिए, आप लोगों को यहाँ रुकना पड़ेगा। देखिए और दूसरे लोग भी हमारे साथ हैं। वेदपाल जी, रेणु जी माफ कीजिए। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं, माफ कीजिए। देखिए यहाँ आपको नपातुला बोलना। वेदपाल जी के कैंडिडेट लेकर के जो 10 साल तक लड़ाई खाते रहे कांग्रेस में, ठीक है, एक राज्य में रह करके माफ कीजिए आप जीवन भारद्वाज जी, आपसे रिएक्शन इस मुद्दे पर वंचित वर्गों को हक दिलाने के लिए पार्टी का स्टैंड, यहाँ जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पार्टी बनाता जाए। माफ कीजिए रेणु जी, फाइनल रिएक्शन किससे पूछना चाहते जी? मैं जीवन भारद्वाज जी के पास हूँ। जीवन जी, जी जीवन भारद्वाज जी, आप सुन नहीं पाए हैं प्रश्न? जैसे मैं पहले कह चुका आपको। जी जी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मैंने सुना आपका प्रश्न, जैसे मैं पहले अभी बता चुका, इसी मुद्दे पे बात भी कर चुका हूं कि हमारी पार्टी की प्राथमिकताओं से, जैसा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डिक्लेयर किया है, हम वंचित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वंचित वर्गों को उनका पूरा अधिकार दिलाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि अभी आप देख लेंगे 3-4 दिन में जो हम टिकटें देने वाले हैं विधानसभा के लिए, उसमें आप देखेंगे कि वंचित वर्गों को उनका पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनमोहन शर्मा जी आपका, प्रदीप जेलदार जी, रेणु भाटिया जी, वेदपाल तंवर जी, जीवन भारद्वाज जी और राजीव जेटली जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो पहले इस चर्चा से बाहर हो गए हैं, चले गए हैं, उन्हें कहीं जाना था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल जो बना हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि मैंडेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनता के जनादेश की बात कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का विधानसभा चुनाव जिसकी आहट सुनाई दे रही है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है और 2 स्टेट्स जो हरियाणा के अगल बगल के 2 स्टेट्स हैं, उनमें जनादेश का क्या असर इन चुनावों में पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।